अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर CS501 का लेक्चर नंबर 37 और 38 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। होप सो कि आपको पिछले लेक्चर्स में जितनी भी आपको चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेक्चर नंबर 37 38 बहुत ही इजी से लेक्चर है, सिर्फ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप CPU टू मेमोरी इंटरफेस के बारे में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हमने बताई हैं जो आपकी सारी चीज़ें आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके छोटे छोटे MCQs आते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाकी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। सबसे पहले तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखी थी। MAR की फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होती है। इसके अंदर M बिट्स बाइट होती है, ये ठीक है, ये M बिट बाइट होती है और इसके अंदर मेमोरी एड्रेस होता है जो CPU जो है वो जनरेट करता है डायरेक्टली M बिट से कनेक्ट होने के बाद। उसके बाद MBR बताया आपको, मेमोरी बफर रजिस्टर है MBR W बिट वाइट होता है, ये M बिट, ये W बिट, ठीक है। इसके अंदर डाटा वर्ड होता है, इसके अंदर मेमोरी एड्रेस था, इसके अंदर डाटा वर्ड है और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डाटा बस से, वो डायरेक्टली कनेक्टेड था CPU के साथ, ठीक है। और ये डाटा बस से जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है जो B बिट वाइट है, जबकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड था CPU से जो M बिट वाइट एड्रेस बस था, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी आपको पेपर में आ सकता है। मुश्किल है कि कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन कोई पता नहीं होता, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि MA और MBR को डिफाइन करें। वैसे तो मिड में ऐसी चीज़ें ज़्यादा आती थी। उसके बाद देख रहे हैं मेमोरी एड्रेस की जो रेंज होगी वो 0 से लेके 2 की पावर M-1 तक होती है। 3 कंट्रोल सिग्नल होते हैं इसके अंदर, R/W रिक्वेस्ट और कंप्लीट, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे आपको MCQs आते हैं कि कितने कंट्रोल सिग्नल होते हैं, फिर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और जब RW सिग्नल जो हमारे पास है, R/W सिग्नल जब हाई होता है तो हमारे पास रीड ऑपरेशन होता है, जब सिग्नल लो होता है तो हमारे पास राइट ऑपरेशन होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट सिग्नल जो है हमारे पास CPU से आता है, उस मेमोरी को बताता है कि कोई इंटरेक्शन CPU करना चाहता है, वो रिक्वेस्ट रजिस्टर का काम होता है। और कंप्लीट जो हमारे पास लास्ट वाला है वो हमारे पास जो मेमोरी के अंदर कुछ भी ऑपरेशन कंप्लीट होता है उसको इंडिकेट करता है। ये आपके MCQs थे। यहाँ पे आपके डायग्राम भी है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे CPU है, MAR CPU से कनेक्ट है, फिर MDR है, रजिस्टर की फाइल्स है, डाटा बस है, यहाँ पे एड्रेस बस है और डाटा इस तरह से मेन मेमोरी से फेच किया जा रहा है, ट्रेवल हो रहा है। उसके बाद टिपिकल मेमोरी सेल बताया हुआ है। मेमोरी सेल हमारे पास 4 फंक्शन प्रोवाइड करता है, सेलेक्ट, डाटा इन, डाटा आउट और रीड राइट का। यहाँ पे डाटा इन हमारे पास मीन्स इनपुट है और डाटा आउट हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। ये 4 जो इसके फंक्शन हैं वो आपने याद रखने। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इसके अलावा MCQ में भी आपको आ सकते हैं कि 4 हमारे पास जो मेमोरी के फंक्शन हैं वो बताएं। वो सेलेक्ट है, डाटा इन, डाटा आउट और रीड एंड राइट है। उसके बाद हमारे पास है 1x8 1/8 मेमोरी सेल एरे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये 1 डायमेंशन होता है, आपने याद रखना है। इसकी जो ब्लॉक करस्पॉन्ड टू कनेक्टेड थ्रू बाई डायरेक्शन से ये कनेक्टेड होते हैं डाटा बस से, और ये 2 ट्राई स्टेट बफर्स जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये आपने याद रखने कुछ इसके बारे में पॉइंट्स। उसके अलावा ये 1 डायमेंशन एरे और ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। इसके बाद और भी हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपको हमारे पास 4 × 8 है मेमोरी सेल एरे और ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 डायमेंशनल की अरेंजमेंट है। यहाँ पर 2 × 4 या 2x4 जो भी आप इसे कह लें, इसको डिकोडर भी कहते हैं। इसके अंदर 2 एड्रेस बिट होता है, इनपुट A0 पे और A1 पे, और फिर वो डिकोड होता है 4 सेलेक्ट लाइन्स पे, क्योंकि 4x n। $256 है ये, और इसके अंदर 256 रोज होती हैं और 256 कॉलम होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी R/W वाली चिप यूज़ होती है जो लाइन्स को सिलेक्ट करती है। इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब इसे क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास 464 × 256 मेमोरी सेल्स होते हैं, यानी 4 बिट्स हमारे पास यहाँ पे रीड की जाती हैं एंड राइट की जाती हैं एट अ टाइम, एक ही वक्त में उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 8 256 रो डिकोडर को यूज़ करते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास 464 और 1 मल्टीप्लेक्सर होते हैं हमारे पास, और 4 हमारे पास 164 डी मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। और लोअर एड्रेस लाइन हमारे पास A0 से लेके A7 तक होती है, और 64 × 256 सेल एरे होती हैं। जो अपर क्लास लाइन है वो A8 से लेके A13 तक होती है, और जो इसके इनपुट हैं वो 4 मल्टीप्लेक्सर से होते हैं। कंट्रोल लाइन रीड राइट RW चिप सेलेक्ट CS, और ये कुछ सिमिलर इसकी जो प्रीवियस अरेंजमेंट जैसे पिछले हमने देखी थी, कुछ इस तरह से सिमिलर इसकी अरेंजमेंट होती हैं। डायग्राम्स भी आपको दी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैट्रिक्स और टी डिकोडर।
टिपिकल 1 लेवल रिकॉर्डर हमारे पास यहाँ पे n बिट्स लेता है, वो 2n आउटपुट देता है, ठीक है। n बिट्स इनपुट लेता है यहाँ पे और 2n आउटपुट देता है। ये आपको MCQs आ सकता है। और इसके अंदर लेवल ऑफ गेट्स यूज़ किए जाते हैं और फिर इसके अंदर डिकॉर्डर भी यूज़ होते हैं। ये भी आपको MCQs आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 6 ट्रांजिस्टर SRAM सेल में 6 ट्रांजिस्टर सेल यूज़ होते हैं। 1 ट्रांजिस्टर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है 2 इन्वर्टर्स के साथ और फिर 2 ट्रांजिस्टर जो है वो कंट्रोल एक्सेस को करता है इन्वर्टर के साथ फॉर रीडिंग और राइटिंग के लिए, और 2 जो हमारे पास हैं वो एक्टिव लोड के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास SRAM रीड ऑपरेशन है। SRAM रीड ऑपरेशन जो है उसमें क्या होता है, जब वो एक्टिव हाई होता है रीड राइट का सिग्नल, ठीक है, इसके अंदर रीड राइट का सिग्नल जब हाई होता है इसके अंदर, तो हमारे पास ये एक्टिव हाई होता है, ठीक है। जब रीड राइट सिग्नल अनेबल होता है तो फिर ये एक्टिव हाई हो जाता है। इसके आपको MCQs आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SRAM का राइट ऑपरेशन है। राइट ऑपरेशन में हम इसमें सिंपल राइट करते हैं और रीड में हमने सिंपल इसको रीड करना है, ठीक है, डाटा को जैसे हम रीड करते हैं। डायनामिक रैम है। डायनामिक रैम हमारे पास, अब हम रैम रोम के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गए इस लेक्चर के। आपके जो आखिरी लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल और डाटा है, जो हमारे पास जो स्टोर होता है वो कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। कैपेसिटर को रिफ्रेश किया जाता है और फिर उसको जो है दोबारा से रिचार्ज किया जाता है ताकि डाटा लॉस को अवॉइड किया जा सके, इसलिए इसको रिचार्ज भी करते हैं। उसके बाद डायनेमिक रैम सेल ऑपरेशन है। DRAM सेल स्टोरेज कैपेसिटर हमारे पास हम डिस्चार्ज करते हैं 4 to 15 ms। ये आपने याद रखना है, ये आपका MCQ है यहाँ से। इट नीड टू रिफ्रेश DRAM सेल कम्प्लीकेट्स द DRAM सिस्टम डिज़ाइन को कम्प्लीकेट कर देता है, उसको हम जब रिफ्रेश करते हैं। ये 2 आपके MCQs हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 38 है मेमोरी मॉड्यूल। मेमोरी मॉड्यूल के बारे में भी हम मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अंदर स्टैटिक रैम चिप्स को बताया हुआ है कि वो असेंबल होते हैं सिस्टम के अंदर किसी चेंजिंग के बगैर, ठीक है। वर्ड असेंबली फ्रॉम नैरो चिप्स कैन बी कंबाइंड टू एक्सपेंड द इसकी मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए, वर्ड साइज को एक्सपेंड करने के लिए चिप को यूज़ किया जा सकता है, जबकि नंबर ऑफ वर्ड्स को हमने सेम ही रखना है। हमारा जो एड्रेस है, चिप सेलेक्ट है, RWS सिग्नल्स हैं, ये सारे हमारे पास सिग्नल हैं जो पैरेलल चिप्स में कनेक्ट होते हैं। ये आपने याद रखना है कि ये सारे जो है वो सिग्नल्स पैरेलल कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास डायनामिक रैम मॉड्यूल विद रिफ्रेश कंट्रोल दिया हुआ है। डायनामिक रैम चिप्स जो है हमारे पास टोटल एड्रेस को डिवाइड करती है रोज एंड कॉलम पे डिवाइड होती है। उसके बाद हमारे पास जो रो है वो RAS होती है, इनके स्टॉप सिग्नल होता है इसका स्टॉप सिग्नल, जो कॉलम है उसका स्टॉप सिग्नल हमारे पास CAS है। तो यहाँ पे ये 2 आपके MCQs हैं कि कॉलम का जो हमारे पास सिग्नल स्टॉप सिग्नल कौन सा है और हमारे पास रो का स्टॉप सिग्नल कौन सा है। तो हमारे पास स्टॉप सिग्नल जो है वो रो का RAS है और कॉलम के लिए CAS है। उसके बाद रोम है। रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होती है जो हमारे पास परमानेंट डाटा को स्टोर करती है, हमारा डाटा इसमें से जो है वो डिलीट नहीं होता। नॉन वोलेटाइल होती है। फिर हमारे पास PROM है। PROM हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसको फुल फॉर्म आपने यहाँ देखनी है, आपको MCQs में पूछ सकते हैं। ये भी नॉन वोलेटाइल है क्योंकि ये भी हमारे पास रोम की ही टाइप है। और प्रोरोम में राइटिंग प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिकली परफॉर्म किया जाता है। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और टू रोम, ये आपके MCQs हैं। उसके बाद हमारे पास EPROM है। EPROM की फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये हमारे पास क्वाड्स विंडो को यूज़ करती हैं। इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है आफ्टर इरेजर। और फिर EPROM जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्रोरोम से, और हमारे पास प्रोटोटाइपिंग और स्मॉल क्वांटिटी और स्पेशल पर्पस वर्क के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये आपको MCQs आ सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डिफरेंस भी आ सकता है इवन के PROM का, EPROM का, इन सारी चीज़ों का। तो वो आपने याद रखना है कि PROM स्टैंड किस लिए करती है, EPROM स्टैंड किस लिए करती है, कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन चीप है। तो आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि EPROM आप ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि PROM में आप लिख सकते हैं कि वो चीप है। और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस इसमें ज़्यादा है। और ये हमारे पास जो है स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होती है और इसमें सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकली होते हैं। तो इस तरह के आप पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद EEPROM है। EEPROM जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, ये भी आपको MCQs में आती है। और ये रीड मोस्ट मेमोरी है, इसका भी डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी जो है हमारे पास क्या होती है, द एंटायर फ्लैश मेमोरी कैन बी रेज इन 1 और फ्यू सेकंड में वो रेज हो सकती है और ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। आपने याद रखना है कि फ्लैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट है यहाँ पर, जो मैं पीछे जो सारी भी बताई हैं। उसके बाद हमारे पास कैशी है। कैशी हमारे पास जो है वो डेफिनेशन एक ऐसी प्लेस और सेफ स्टोरेज है जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और बहुत ही फास्टेस्ट पॉसिबल स्टोरेज है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बारे में 2 पॉइंट्स। इसके बाद ऊपर अगर आपका पूरा लेक्चर है जिसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद इसके अंदर क्या है कि कैशी जो हमारे पास है वो कॉपी पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी का जो कॉपी पोर्शन होता है वो कैशी के अंदर पड़ा होता है। जब CPU जो है वो रीड वर्ड फ्रॉम मेमोरी से रीड करता है तो वो चेक करता है, सबसे पहले जो चेक जो हमारे पास है वो कैशी के जरिए से ही होती है कि कैशी के अंदर डाटा मौजूद है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक लोकेलिटी। ये क्या है, दिस विल मीन दैट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इफ वी हैव अ पर्टिकुलर एड्रेस बीइंग एक्सेस। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेरी कोरिलेशन है। अगर हमारे पास हम पर्टिकुलर पार्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं मेमोरी में,
हमारे पास क्या होगा, हम एडिशन पार्ट को वेरी सून एड्रेस कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। यही आपका यहाँ पे MCQs बनता है। उसके बाद हमारे पास है कैशी हिट और कैशी मिस। ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे जब हम कैशी वाला लेक्चर करेंगे। अब यहाँ हिट और मिस को देख लेते हैं, इनका डिफरेंस। जब हम CPU जो कोई डाटा चाहिए होता है तो वो कैशी से कम्युनिकेट करता है कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए। अगर कैशी के अंदर वो डाटा पड़ा होता है तो कैशी कुछ है वो कैशी हिट अकर होता है कि डाटा मौजूद है, तो उसे हम कैशी हिट कहते हैं। ठीक है। अगर तो जो CPU डाटा मांग रहा है वो कैशी के पास नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास कैशी मिस होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है डिफरेंस इनका। कैशी हिट तब होगा जब आपके पास डाटा जहाँ पे आपका डाटा जो है CPU जब कुछ डाटा मांगता है कैशी से, ठीक है, डाटा कैशी के अंदर स्टोर होता है क्योंकि वो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, कैशी के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, CPU से कोई डाटा मांग रहा है। अगर पर्टिकुलर डाटा कैशी के अंदर पड़ा हुआ है तो वो आपका कैशी हिट है, अगर डाटा नहीं पड़ा हुआ तो वो कैशी मिस है। ठीक है, इसी को डिटेल में हम आगे देखेंगे। लेक्चर नंबर 39 पे 2 है हमारे पास, कैशी पे ही है ये लेक्चर पूरा। इसमें हम ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे पास कैशी के बारे में जो इधर हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो लेक्चर नंबर आपका 38 और 37 आज कंप्लीट हो गया। 37 के अंदर जो है वो आपके कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे आपके MCQ से हैं और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल भी नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि लेक्चर बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सा है, तो आप इसको अगले लेक्चर करेंगे 39 और 40, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, और वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह से शॉर्ट लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी हेल्प हो।